देखें रशिया इज़ मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग अलायंस विद चाइना। अब दोनों जो हैं वो दोनों एक ही पेज पे हैं, दोनों डी डॉलराइजेशन कैंपेन के साथ जा रहे हैं, जो कि दैट इज़ गोइंग टू बी बिग ब्लो फॉर अमेरिका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसमेंट 21। आज हमारे साथ मौजूद है आमिर। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस और आमिर ने से बुलाया कि चलो यार लेट्स टॉक ऑन रशिया एंड यूक्रेन वॉर। सो लेट्स वेलकम हिम। अ वार्म वेलकम आमिर टू बेसमेंट 21। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड इंट्रोडक्शन। अच्छा आमिर, लाइक इस टॉपिक पे ना बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बड़ी वर्बोसिटी यूज़ कर रहे हैं, लाइक सोशल मीडिया इज़ फ्लडेड विद यूक्रेन रशिया वॉर। एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में एक जो एक आम इंसान समझता है, क्या है ये वॉर, स्टार्ट किस तरह हुई, इसका क्या हिस्टोरिकल स्नैपशॉट क्या है और ये कहाँ पे है, एंड हाउ इट्स गोना शेप इटसेल्फ इन फ्यू डेज। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस पे बेसिक सा डिस्कशन करना चाहूँगा। देखें, आपको दो तरह के नैरेटिव्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करते हो तो आपको लगेगा कि रशिया इज़ एन अग्रेसर और यूक्रेन इज़ एन अग्रीव्ड पार्टी, लेकिन अगर आप रशियन मीडिया को फॉलो करते हैं यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट पिक्चर एंटायरली। अच्छा, मेरे नज़दीक माविस जो मेरा एनालिसिस है और जितना मैंने इस चीज़ को स्टडी किया है, तो ये चीज़ें ना मैं इसको बाइफरकेट करूँगा दो तरह के फॉल्ट लाइन्स में। कुछ इनेट या इनहेरेंट फॉल्ट लाइन्स हैं और कुछ इन्फ्लिक्टेड है। अच्छा माविस, जो अगर हम रशिया की बात करें तो द फाउंडेशन ऑफ रशिया डेट्स बैक टू 9th सेंचुरी, और उसके बाद एक सेंचुरी के बाद यहाँ पे इन्होंने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का रिलीजन फॉलो किया, और यही वो एक टिपिकल फैक्टर है जिसकी वजह से पुतिन बार बार कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया एक ही तरह के लोग हैं, ये कल्चरल और अपना सोशल रिलेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें माविस इन्फ्लिक्टेड जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, हमारे पास जो इन्फ्लिक्टेड फॉल्ट लाइन्स की अगर बात करते हैं तो आप देखें माविस 1990 के अंदर जब जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात हो रही थी, और आपको याद होगा कि जो ईस्टर्न जर्मनी था वो रशिया के कंट्रोल में था, इस तरह से जो वेस्टर्न जर्मनी था वो अमेरिका और नेटो के कंट्रोल में था। तो उस वक्त जो अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने अपने वर्ड्स दिए थे मिखाइल गोर्बाचेव को कि इफ़ रशियन यूनिफिकेशन इज़ अलाउड, तो उस केस में अमेरिका अपने वर्ड्स दे रहा है और अमेरिका एक कमिटमेंट दे रहा है कि हम नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेंगे। लेकिन माविज उसके बाद एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ ये है कि अमेरिका ने एक फ्लॉड थियरी के ऊपर रिलाई किया। उनकी नोशन ये थी कि दुनिया के अंदर अब लिबरलिज्म का दौर है, अब दुनिया के अंदर पीस होगा, डेमोक्रेसी होगी, ओपन मार्केट्स होंगे, कंपटीशन होगा, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। तब दुनिया के अंदर जितने भी बेलिजरेंट और जितने भी वॉर मॉन्गरिंग एलिमेंट्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे, और उन्होंने अपने आप को टोटली अलूफ रखा कि जो रियलिस्ट के कोर इनसाइट्स हैं, और उसकी वजह से उन्होंने रशिया के अंदर जो एक वॉर मॉन्गरिंग एक पोटेंशियल जो ब्रीड कर रहा था टोटली उससे वो डिवाइड हो गए, और अल्टीमेटली हम देखा कि रशिया दोबारा उसने बाउंस बैक किया, उसने रिवाइव किया, और अब वो पूरे यूरोप को जो है ना वो जंग में धकेल चुका है। अच्छा, इस वॉर में पुतिन का बड़ा करैक्टर, जो पुतिन का जो करैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुतिन इटसेल्फ उसको एक इशू है उसकी पर्सनालिटी में, यू नो इट वेल। आप वो बताओ वो क्या है उसके एक आम लफ्ज़ों में, वो क्या उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? मावी साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं ना तो पुतिन के अंदर जो एक, आपको पता है हर इंसान के अंदर एक फियर थ्रेशोल्ड होता है कि वो खतरे के खास लेवल को बंदा परसीव करता है, और जब वो थ्रेट को परसीव करता है ना उसके अकॉर्डिंगली बंदा, आपको पता, अपना बिहेवियर मॉडिफाई करता है, पूरा उसका कॉग्निटिव सोशल बिहेवियर चीज़ें करते हैं। आप उसी तरह उसको रिएक्ट करते हो ना, Exactly. आप परसीव करोगे आप उसी इंटेंसिटी के साथ से आप रिएक्ट करते हो। तो अब जो पुतिन साहब का थ्रेट है ना, आपका उसको डिफरेंट थ्रेट्स को परसीव करने का थ्रेशोल्ड माविस बहुत हाई है, यानी कि वो चीज़ जो पूरी दुनिया को खतरा लग रही है पुतिन साहब को वो चीज़ खतरा नहीं लगती। और अभी भी आप देखें ना, उसने जो भी अपना एक एक्शन इंसेप्ट किया है यूक्रेन को इन्वेड करने का, उसके नज़दीक इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कितना ज़्यादा सोशल क्राइसिस आ गया, एक पॉलिटिकल क्राइसिस, और ऐसा लग रहा है कि द वर्ल्ड इज़ हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3, लेकिन उसके लिए चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं और वो इसको ही इज़ नॉट पेइंग अ हीट टू ऑल दीज डेवलपमेंट्स। तो यहाँ से मैं देखने में लगता है कि ही इज़ हैविंग अ सीरियस पर्सनैलिटी डेफिसिट। अच्छा, वो तो पुतिन का अपना पर्सनल बिहेवियर हो गया ना, लेकिन जब आप एक स्टेट को हेड कर रहे होते हो, आपका जो नरेटिव, आपके जो एक्शन हैं वो एक जेनेरिक होते हैं, आपको बड़े वो सोच समझ के होते हैं। बट डिस्पाइट ऑल दिस फैक्ट्स पुतिन ने इन्वेड किया, बड़ा फोर्सफुली किया, और वो कंटिन्यूसली जो है वो वॉर को वेज किए जा रहा है।
और ये लोगों में एक परसेप्शन है कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3. सो व्हाट डू यू से अबाउट इट? अच्छा माविस, जहाँ तक बात है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये डेवलपमेंट्स लेके जा सकती हैं, आई डोंट एग्री. क्योंकि उसमें देखें वर्ल्ड वॉर 3 तब होती जब डायरेक्ट अमेरिका या नेटो अगर इसमें उस तरह से इन्वॉल्व होते. अब आप देखें अमेरिका बार बार रिट्रेट कर रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट. नेटो के जो आपके सेक्रेटरी, नेटो के जो आपके ऑफिसर हैं, वो भी बार बार, जो जॉन स्टोलनबर्ग है, वो भी बार बार इस चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं कि नेटो इज़ नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट. तो यहाँ से लग रहा है कि अमेरिका एक अवॉइडेंस पॉलिसी के साथ आगे जा रहा है. और दूसरी चीज़ माविज ये कि अमेरिका इसमें कूदेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका खुद इस चीज़ को इस लेवल तक अगर ले के आया, और जो इतना हमने एक पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट किया, दैट वाज एक्चुअली द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अमेरिका. अब देखें, जब आपने एक स्टेट को वर्ड्स दिए कि आप नेटो को एक्सपैंड नहीं करेंगे, लेकिन आप नहीं बाज आए. आप देखें जब अमेरिका स्टार्ट हुआ नेटो को एक्सपैंड करने के, अगर आप मैप को भी देखें, यूरोप के मैप को, तो देखें एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, उसके बाद बाल्टिक स्टेट, बाल्कन स्टेट्स, इट केप्ट ऑन इन्वेडिंग रशिया, इट केप्ट ऑन इनगल्फिंग डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स इनटू नेटो. और ये चीज़ें बार बार जो रशिया को इन्फ्यूरिएट कर रही थी, ये चीज़ें बार बार जो रशिया को इनसिक्योर कर रही थी. देखिए माविस, मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कट बता दूँ कि 1991 के अंदर जब रशिया की डिसोल्यूशन हुई, उस वक्त नेटो और अमेरिका के पास दो ऑप्शन थे. पहला ऑप्शन ये था कि वो रशिया को वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर मर्ज कर लें और उसको एक प्रॉपर लिबरल इकोनॉमी के अंदर लेके आ जाएं. दूसरा माविज उनके पास ऑप्शन था कि वो क्या करें, रशिया को इनसर्कल करें. इनसर्कल करने के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये करें कि रशिया की जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के साथ इसकी एस्पिरेशंस हैं उसको कट ऑफ कर दें, ताकि दोबारा से अपनी उस ग्लोरी को, अपनी उस पेजेंट्री को रिवाइव ना कर सके. और अमेरिका ने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया. उन्होंने नेटो को एक्सपैंड किया, उन्होंने अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था उसको ब्रीच किया, उन्होंने रशिया के सिक्योरिटी बेल्ट को हर्ट किया. और इन तमाम चीज़ों की वजह से पुतिन पे ये चीज़ लाजिम था कि वो अपने सर्वाइवल के लिए रिएक्ट करता. और दूसरी चीज़ ये कि माविज इस वक्त ग्लोबली पावर रिलेशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं. अब देखें, आज के दौर में रशिया अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है, और रशिया को लेवरेज क्यों मिल रहा है? इस वजह से कि रशिया पूरे यूरोप को एनर्जी सप्लाई कर रहा है. अगर रशिया अपनी एनर्जी सप्लाई कट ऑफ करता है तो योर होल यूरोप विल बी शट ऑफ इकोनॉमिकली. अच्छा, ये एक नोशन जनरेट हो गया कि दिस इज़ द एंड ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर. लाइक अमेरिका इज़ नो मोर अ वर्ल्ड सुपर पावर नाउ. और जब आपका वर्ल्ड ऑर्डर यूनिसोर्स नहीं होता तो आपकी मल्टीपोलैरिटी इंट्रोड्यूस होती है. और जब मल्टीपोलैरिटी इंट्रोड्यूस होती है तो यू आर मोर वल्नरेबल फॉर वॉर्स. ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, लाइक वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? जी भाविस, बिल्कुल. वेस्टर्न मीडिया के अंदर जो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे ये नोशन बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है कि दिस इज़ अ डिक्लाइन ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर. अच्छा, उसके लिए ना मैं एक इंटरनेशनल रिलेशंस की थियरी की सपोर्ट यहाँ पे लूँगा. देखें, जो रियलिज्म वो ये कहती है जो आपका ग्लोबल सिस्टम है माविस, वो अनार्किक है, और वो स्टेट्स को प्रेशराइज करता है कि वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज करें, वो बैलेंस ऑफ पावर की तरफ जाएं. अब बैलेंस ऑफ पावर की तरफ जाने के लिए कोई भी वो तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं. आइदर अपने आप को जो सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसके साथ इक्विप करें, या वो फिर डिफरेंट अलायंसेस की फॉर्मेशन करें. अब देखें, रशिया इज़ मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग अलायंस विद चाइना. अब दोनों जो हैं वो दोनों एक ही पेज पे हैं, दोनों डी डॉलराइजेशन कैंपेन के साथ जा रहे हैं, जो कि दैट इज़ गोइंग टू बी बिग ब्लो फॉर अमेरिका. और दूसरी चीज़ माविस ये कि अगर मैं बात करूं कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर डिक्लाइन कर रहा है, यस इट इज़ डिक्लाइनिंग. और क्यों कर रहा है, उसके पीछे भी अमेरिका की एक बहुत बड़ा उसकी एक ब्लंडर है. वो ये है कि अमेरिका हैज़ गॉन आफ्टर इम्पीरियलिस्टिक ओवरस्ट्रेच. अच्छा, अमेरिका जो है, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, जब इसने 2003 में इराक़ को इन्वेड किया जी, तो फ्रांस ने थोड़ा कंडेम किया उसको कि यार आपने क्या काम किया. तो इन्होंने एज ए पनिशमेंट क्या किया कि उनके जो फ्रेंच फ्राइज थे, उन्होंने कहा जी आज के बाद से फ्रेंच फ्राइज जो होंगे दे विल बी सिंपल फ्राइज. ठीक है. तो ख़ुद तो ये इस हद तक इनटॉलरेंट हैं कि जो ये एक्शन करें दैट इज़ फाइन, कोई बोलेगा तो बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की सेंक्शन है. देखें कितनी छोटी सेंक्शन है. और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये ना हो कि ये अपने मुल्क में कहते हैं रशियन सैलड को रशियन सैलड नहीं कहना, इट विल बी अ सिंपल सैलड. What do you say about it? असल में अभी दुनिया जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है, और इस तरह तो आपका मतलब है कि रशियन सैलड विल बी अ सैलड, सिंपल सैलड नाउ. इट कैन बी लेबल्ड एज अ सिंपल सैलड. दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से जो आइडियाज़ हैं, बहुत से जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, या बहुत से आपके जो फूड आइटम्स हैं, दे हैव गॉट एम्बेडेड इन कल्चर. ट्रू. तो अब ये है कि दुनिया, द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज.
अब आपकी कोई भी चीज़ किसी कंट्री के साथ अटैच्ड नहीं रही, नाउ इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल नोशन। तो इसलिए इन चीज़ों से ना कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये एक नोशन हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग, किसी को भी आप हिट करने का, जैसे कि डिनाइग्रेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज दिस कैन नॉट बी हैविंग अ सिंपल सीरियस थ्रेट। कोई हाँ सीरियस तो नहीं है, बट इट्स रादर फनी कि जिस चीज़ के साथ फ्रेंच ऐड है, फ्रेंच हटा दो, बाकी सब कुछ रहने दो। फ्रेंच फ्राइज है तो फ्राइज रहने दो, एंड सो ऑन। तो और भी बहुत सी फ्रेंच चीज़ें, उससे अमेरिका, हाँ उन्होंने हटा दिया होगा डेफिनेटली। अमेरिका के अंदर एक सिविल अनरेस्ट आएगा ना। अमेरिका की आप देखें जो हॉलीवुड है उसके अंदर आपका मेजर जो एक कंपोनेंट है वो सारी चीज़ें फ्रेंच के साथ ही रिलेट करती हैं। वो तो फिर मेरा ख्याल है, आई डोंट नो कि अभी वो डेवास्टेशन फॉर अमेरिका, सो दे विल नॉट मेक सच ब्लंडर। तो अभी फिर सैलेड भी उनका फिर इंटीग्रल पार्ट हो चुका होगा ना, तो मेरे ख्याल है वो भी सिंपल सैलेड होगी नाउ। All these things have actually become a part of culture, so I think this would be quite hard to take them out of their culture. तो ऐसा पॉसिबल नहीं। अच्छा, सो व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर जो नियरेस्ट फ्यूचर है इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस एक्शन की? और प्यूटन जिस तरह का वो उसके माइंड सेट है, जो वो चीज़ों को रिवाइव करना चाह रहा है, यू नो ही लुक्स सो यंग, ही हैज सो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर हिज नर्व्स, जस्ट लाइक या ही इज एक्चुअली। जो सोशल मीडिया पे उसकी पिक्चर को पोर्ट्रे किया जा रहा है, कभी वो बर्फ के अंदर तैर रहा है, मतलब ऑल हार्डकोर एक्टिविटीज ही इज इंडल्ज्ड। एग्जैक्टली। सो वो एक बड़ा ना नोशन जनरेट कर रहा है। और व्हाट डू यू थिंक अब क्या किस सब चीज़ें जाने लगी हैं? क्या बात करें, हम अभी इस पहली चीज़ तो ये देखें, जब हम देखते हैं कि रशिया के रिस्पांस को वेस्ट ने किस तरह से रिएक्ट किया है, तो उन्होंने कुछ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए हैं। हमें ये समझना पड़ेगा क्या ये सैंक्शंस वाकई रशिया को हर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। रशिया के पास हर अमेरिकन प्रॉब्लम का बड़ा एक अच्छा और वायबल सोल्यूशन मौजूद है। देखें, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, रशिया ने डी डॉलराइजेशन कैंपेन को एक मज़ीद इम्पीटस प्रोवाइड किया है। वो चाइना के साथ मिलकर, आपको पता है एक वेस्ट का एक फाइनेंशियल सिस्टम है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, जो कि स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्लोबल ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। अब चूंकि रशिया को उससे कट ऑफ कर दिया गया है और रशिया ने अपना इंडिविजुअल जो है ना, अपना एक नेशनल और एक इंडिजिनस फाइनेंशियल सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँ, रशिया जो है 2014 के बाद इसने डॉलर्स में जो अपना बिजनेस है वो भी 40% तक रिड्यूस कर दिया। इसका जो चाइना का बिजनेस हो रहा है, और अमेरिका भी इसको रिटेलिएट कर रहा है। उसने क्या किया, अभी आप रिसेंट अगर मूव देखो, क्योंकि अभी आपने कहा ग्लोबल विलेज है, हर चीज़ कनेक्टेड है, और फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हर चीज़ आपकी कनेक्टेड है, विद इन सेकेंड्स चीज़ मूव होती है। अभी फेसबुक ने अपनी पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, और आप इस तरह के सेंटेंसेज जस्ट लाइक डेथ टू बी ऑन रशियन इन्वेडर्स, इस तरह के बड़े हार्ड किस्म के सेंटेंसेज जो बड़े आपको वोलाटाइल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को बड़ा इंसाइट कर सकते हैं। फेसबुक ने अलाउ कर दिया वो कि आप यू कैन राइट इट। इससे पहले वो बैन था, आप नहीं कर सकते थे। मींस कि आपका जो सोशल मीडिया दैट शुड बी यूज्ड एज अ प्रोडक्टिव मींस इन द सोसाइटी, अब आप उसको एज अ कोर्सिव टूल यूज कर। एग्जैक्टली, मतलब आपके जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अमेरिका इज ट्राइंग टू सबको एक्सप्लॉइट कर। एग्जैक्टली, और आप एक बड़े अच्छे और प्रोडक्टिव टूल को दुनिया को पोलराइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बड़े डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इन द नियर फ्यूचर। तो दूसरी चीज़ माविस मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, देखें पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए और रशिया उससे हर्ट नहीं हुआ। हाँ, हर्ट वो हो गया आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, आपका सब साहारा अफ्रीका, आपके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, आपके साउथ एशियन कंट्रीज जो ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड हैं, जो ऑलरेडी डाउन ट्रोडन क्लासेस के साथ वो अपना वो चल रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा इससे अफेक्ट हो रहे हैं। ना इससे अमेरिका अफेक्ट होगा, ना इससे रशिया। अच्छा, पर्टिकुलरली स्पीकिंग टू पाकिस्तान, सो हाउ डू यू सी इट? पाकिस्तान की अगर हम मिसाल लें तो देखें पाकिस्तान में देखना पड़ेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर हमारा जो इंपोर्ट सेक्टर उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। अच्छा, हम एक्सपोर्ट सिर्फ $200 मिलियन की करते हैं रशिया को, वो बड़ी नेग्लिजिबल अमाउंट है। दैट इज अ नेग्लिजिबल अमाउंट। लेकिन अभी आप देखें ना, अमेरिका के साथ जो हम ट्रेड, अमेरिका हमारा अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, तो इसलिए पाकिस्तानी पॉलिसी रशिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट हम अफगानिस्तान को कर देते हैं। तो इसलिए हमारे पॉलिसी थिंकर्स को एक बड़ा बैलेंस्ड स्टांस लेने की ज़रूरत है कि हमें अमेरिका को भी उस तरह से नहीं छोड़ना, और हमें रशिया के साथ भी एक बड़ा, हमें इसलिए ना फॉरेन पॉलिसी को बड़ा बैलेंस्ड रखना है ताकि रशिया के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हों, क्योंकि रशिया के थ्रू हम ना जो आपका टेपी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, आपको पता है, हमारे बहुत बड़े एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं। हमारी ज़्यादा जो स्पेशल स्टेटस जो मिला हुआ है यूरोपियन यूनियन में, GST प्लस स्टेटस वो मिला हुआ है, उसको हमें इस तरह से मतलब लेट गो नहीं करना चाहिए। इट मस्ट बी लाइक कंटिन्यूड, कि हमारी इकॉनमी जिस तरह से थ्राइव कर रही है, हमारी जिस तरह से इकॉनमी
एक पैथेटिक सिचुएशन में हम अफोर्ड नहीं कर सकते अमेरिका या यूरोपियन यूनियन को अपने मतलब एज लूज करना एज एन एक्सपोर्ट पार्टनर, तो वो चीज़ हमारे लिए दैट वुड बी नॉट अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। अच्छा, हाउ इट्स गोइंग टू एंड वॉर? ऑब्वियसली हर वॉर के एंड पे क्या होता है, डायलॉग होता है, एक एग्रीमेंट होता है एंड इट्स एंड। सो आपको क्या लगता है कि ये एंड किस तरह होगा, किन कंडीशंस पे होगा? क्या पुतिन अपनी कंडीशन बनवा लेगा, और अगर होगा तो कितना तुम ड्यूरेशन देख रहे हो कि यार इतनी देर में हो जाएगा? बिल्कुल ये चीज़ें तो एंड होंगी, लेकिन अभी मसला ये है कि आपका जो यूरोपियन यूनियन है और आपका जो अमेरिका है ना, दे आर इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल। वो ये समझ नहीं रहे कि जो यूक्रेन है दैट होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट पोजीशन फॉर रशिया, और जब वो इस चीज़ को समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली फिर आपके पास एक ही सोल्यूशन बचेगा टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ यूक्रेन। उसमें फिर यूक्रेन क्या करे, वो रशिया के साथ भी अपने फाइनेंशियल रिलेशंस मेंटेन करे और यूरोपियन यूनियन के साथ भी करे, हाँ, लेकिन किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बने। दिस इज़ द वेरी थिंग दैट रशिया वांट्स एंड दिस इज़ द वेरी थिंग दैट इज़ वायबल टू इंश्योर पीस अक्रॉस द रीजन। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो आपका यूक्रेन है उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना चाहिए, उसके बाद उसको इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए कि वो अपने फाइनेंशियल ऑप्शंस के लिए चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ अपने रिलेशन स्टैब्लिश करे चाहे रशिया के साथ करे, लेकिन उसको किसी मिलिट्री ब्लॉक या किसी भी काउंटर नैरेटिव ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और इसी तरह से हम वहाँ पे पीस इंश्योर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा रहेगा तो यूक्रेन का अपना नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका इज़ नॉट गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट और अमेरिका इज़ नेवर गोइंग टू असिस्ट यूक्रेन मिलिटरीली, नाइदर नेटो इज़ गोइंग टू डू इट। इसलिए इट विल ऑलवेज बिकम वायबल प्रे टू रशिया। तो इसलिए इसको चाहिए कि अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करें ताकि रशिया के साथ भी इसके अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश्ड रहें और उसके साथ ही यूरोपियन यूनियन से भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हासिल करे। I mean, yeah, like it was really healthy and constructive, a short discussion. So I hope to see you again I hope to see you again for such short and quick discussions. Sure, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, आप चीज़ों को बड़ा सिंपल करके बता दें ताकि जो इस चीज़ को रियली स्टडी करना चाहता है उसको बड़ा रियल इंसाइट मिल जाए, और वो चीज़ें मिल जाएं जो आपको जनरली वीडियोज़ में नहीं मिलती, क्योंकि वो वही कॉपी पेस्ट कंटेंट चल रहा होता है। थोड़ा सा मतलब तुम डिग कर लेते हो चीज़ों को, मल्टी डायमेंशनल में चेक कर लेते, तो इट्स रियली हेल्पफुल। आजकल जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगी इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो आपके पास 15 से 20 नैरेटिव्स आ रहे हैं। अच्छा, आपने मुझे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्वेश्चन जस्ट पॉप्ड अप इन माय माइंड, आपने कहाँ से पढ़ा ये जो आपको इतना डीप नॉलेज है? क्या आपका नॉलेज सोर्स क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट है वो? अच्छा, मुझे जो ज़्यादा ये चीज़ें मैंने एक्वायर की हैं, जहाँ से मुझे ये चीज़ें मिली हैं, आईसेप के अंदर मैंने बहुत फ़ायदा उठाया। आईसेप के अंदर जो उनका क्वालिटी स्टाफ था वहाँ पे डिस्कशन करके, और ऐसी चीज़ें वापिस बेसिकली ना जो भी आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं या आपके ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो भी इमर्जिंग आपके इश्यूज़ आ रहे होते हैं, अगर आप उन पर डिस्कशन करते हैं और एक मल्टीफेसिटी डिस्कशन करते हैं, प्रोडक्टिव डिस्कशन करते हैं, इट मीन्स इट इज़ एडिंग मोर पर्सपेक्टिव टू योर डिस्कशन। अच्छा, आपकी एकेडमी के अलावा आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। इन्वायरमेंट में कौन आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं? सो डू यू हैव लाइक सच क्लोज फ्रेंड्स जिनको इंटरेस्ट हो इसमें? एग्जैक्टली, मेरी यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल का जो बैच था, आई हैड क्वाइट प्रोडक्टिव फेलोज। अच्छा, एक तो होता है ना कि आपका इंस्टीट्यूट होता है, उसका एक फैकल्टी होती है, उनका नॉलेज होता है, उसके बाद आपका आता है आपका सोशल सर्कल, कि कितना वो इंटरेस्ट लेते हैं आपका, कितना उनसे अच्छा इंटरेक्शन, आप कितना आप हेल्दी उनसे डिस्कशन करते हो। सो आपका सोशल सर्कल का भी इम्पैक्ट है इस नॉलेज का पे? बिल्कुल है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आई हैड अ गुड कन्वर्सेशन विद माय फेलो लारेब, जो कि एकेडमी के अंदर ही हमारी डिस्कशन हुई थी। उसके बाद ऑन एंड ऑफ हमारी अच्छा, उनका क्या बैकग्राउंड है? उनका भी इंटरनेशनल रिलेशंस का बैकग्राउंड है? बेसिकली लॉ का बैकग्राउंड है। अच्छा, तो लेकिन उन्होंने इसको एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट किया और इसको आगे लेके परस्यू कर रही हैं। तो हमारी जितने भी ग्लोबल इवेंट्स हैं या जो भी लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, उस पर हमारी जो डिस्कशन उस पर ऑन एंड ऑफ होती रहती है। सो इट मीन्स लाइक मतलब तुम्हारे जैसा जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, आई एम सॉरी टू से, तुम्हारा मतलब यू आर माई फ्रेंड, आई कैन कॉल यू, तुम्हारा आप में स्विच करता रहता हूँ उसमें। सो यू आर अ स्टूडेंट राइट नो, ठीक है? सो मैं तो इस फील्ड से मतलब इस फेज से गुजर चुका हुआ हूँ। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कुछ स्टूडेंट्स हो, फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन करते हैं, बड़ी सारी बातें निकलाती हैं जो उनको इनिशियली लग रहा होता है यार ये बोंगी होगी, लेकिन रियलिटी में बड़ी मज़ेदार और वो बड़ी ज़बरदस्त बातें होती हैं। सो इट मीन्स आपका जो नॉलेज है इसमें कुछ हिस्सा आपकी फ्रेंड का भी है, जो आपने बताया। इंसान जहाँ पे डिस्कशन करता है, जहाँ पे डिबेट करता है, वहाँ पे आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को इंडक्ट करते हो अपने नैरेटिव्स के। और वैसे भी ख़वातीन का ना एक व्यू पॉइंट होता ही थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको बड़ा मतलब अच्छा लगता है, आपने सोच रहे हो जो एनालिसिस है वो थोड़ा ना सॉफ्ट होता है,
अब जो आप देखें ना, अगर आपके पास जो मेल एनालिसिस होता है वो थोड़ा हार्ड फॉर्म में होता है, और उसके अंदर थोड़ा सा जो आप अगर आप देखें उसको एनालाइज करें तो वहाँ पे हार्ड टिंट बहुत ज़्यादा होता है। वीमेन के जो एनालिसिस दैट इज़ मोर लाइक अ फेमिनिस्ट एनालिसिस, तो वहाँ पे आपको सॉफ्ट टिंट देखने को मिलता है। चलो लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट टाइम हम किस टॉपिक को पिक करते हैं, बट आई वुड लाइक कि कोई टॉपिक पिक करें उस पर बड़ा ही बेसिक ग्राउंड लेवल का, उस पर हम पॉडकास्ट किया कैसा अगर थोड़ा सा फन ऐड करके, ताकि मतलब जो रियल नॉलेज सीकर है उनको ज़रा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिल जाए ना। ठीक है, चलो आमिर, इट वाज रियली लाइक गुड डिस्कशन विद यू, होप टू सी यू अगेन। थैंक यू, बाय बाय। इट वाज अ प्रोडक्टिव सेशन, थैंक यू।